बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आजकल स्टेट बैंक के हवाले से ख़ासी क़यास आराइयाँ हो रही हैं उसकी ऑटोनॉमी के ऊपर। तो मैं चाह रहा था कि हम इस हवाले से स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस के हवाले से बात करें और इसकी बेसिकली शुरू में बात इस तरह से करना चाह रहा हूँ कि इसका बैकग्राउंड या इसके पीछे फ़िलासफ़ी क्या है। स्टेट बैंक की जो इंडिपेंडेंस है उसके पीछे क्या फ़िलासफ़ी है। गुज़श्ता 30-40 साल के दौरान जो है वो न्यू लिबरलिज़म की डोमिनेंस रही है इकोनॉमिक मैदानों में, यूरोप और अमेरिका और दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर। ये न्यू लिबरलिज़म जो है वो बेसिकली जो बेस कर रहा है वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की जो बेसिस है उसके ऊपर बेस कर रहा है। और क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो पहली दफ़ा जिसको अच्छी तरह किसी ने एक्सप्लेन किया वो एडम स्मिथ था और उसने ये बताया कि जी बेसिकली जो है वो मार्केट्स के अंदर जो काम होना चाहिए वो लोग अपने इंटरेस्ट की बेसिस पे करते हैं और इसमें किसी की इंटरफेरेंस का कोई फ़ायदा नहीं है और इसका नुकसान ही होता है। और ये इंटरेस्ट जो है वो अल्टीमेटली पूरी इकोनॉमी के लिए, पूरे माशरे के लिए कॉमन गुड होता है। उसका फ़ायदा जो है ओवरऑल होता है क्योंकि सब लोग काम तो अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट के तौर पे कर रहे होते हैं लेकिन उसका फ़ायदा जो है वो इकोनॉमी, उसके पूरे माशरे को, तमाम लोगों को कॉमन हो रहा होता है। ये ख़यालात जो है वो तकरीबन दुनिया में 100-200 साल तक डोमिनेंट रहे और इसके ऊपर और भी उसके साथ और इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने उसको सपोर्ट किया। लेकिन ये 1930 में जब अमेरिका के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया तो अच्छा, आदम स्मिथ के ये भी ख़यालात थे कि जी जो भी इकोनॉमी है वो ख़ुद ही अपने आप को बैलेंस करती है, यानी एक इनविजिबल हैंड है जो चीज़ों को बैलेंस कर रहा होता है, उसमें किसी को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक जो है वो चीज़ें बैलेंस होंगी। अगर एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाएगी तो लोग जो लेबर है वो अपनी तनख्वाह की डिमांड कम कर देगी और दोबारा इकोनॉमी बैलेंस पे आ जाएगी, फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हो जाएगी। और अगर जो है तो ये जो बैलेंसिंग का एक्ट जो है वो इकोनॉमी ख़ुद से कर रही होती है, इसमें किसी की इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती बल्कि जो डिमांड और सप्लाई के रूल्स हैं उनके मुताबिक जो है वो काम हो रहा होता है। और उस ज़माने में ये बात भी थी कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद लोगों की डिमांड भी बहुत थी, यानी इस वक्त पोजीशन ये है कि अमेरिका में 19वीं सदी के शुरू में तकरीबन 80% लोग जो है वो या तो एग्रीकल्चर लैंड्स पे काम करते थे या फैक्ट्रीज़ में काम करते थे। और अगर अब इन दो शोबों में देखा जाए तो सिर्फ 15% लोग काम कर रहे हैं, यानी उस वक्त लेबर की डिमांड भी ज़्यादा थी। तो उस लिहाज से एम्प्लॉयमेंट के इतना इशू नहीं थे, ऑल्दो के ये ख्याल बिल्कुल था कि लेबर जो हैं वो उनके साथ जो कैपिटलिस्ट हैं वो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल एम्प्लॉयमेंट का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। और ये ख्याल था कि इकनॉमी अपने आप को बैलेंस भी कर रही है और ओवरऑल जो है वो लोगों को जॉब्स मिल रही हैं। लेकिन 1930 में जब एक ग्रेट डिप्रेशन आया तो अमेरिका के अंदर बड़ा रिसेशन हुआ और बेशुमार लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए। तकरीबन 25-30% लोग ऐसे थे कि जो अनएम्प्लॉयड हो गए। और उस वक्त फिर ये लोगों को इकनॉमी के जो बेसिक रूल्स हैं, जो बेसिक बुनियाद थी, उस पर उनका डाउट पैदा हुआ। और उस वक्त 20वीं सदी का जो सबसे मशहूर इकोनॉमिस्ट है लॉर्ड केन्स, उसने ये इसका हल ये पेश किया। उसने कहा कि जब भी रिसेशन आएगा, और रिसेशन आएगा इसलिए कि जो है वो जब आप क्रेडिट एक्सटेंड करते हैं तो हर थोड़े दिनों में बूम बस्ट के साइकिल्स आते हैं, तो जब भी रिसेशन हो, इकनॉमी डाउनटर्न की तरफ जाए, तो उस वक्त गवर्नमेंट को जो है अपना एक्ट करना होता है, क्योंकि प्राइवेट जो इंडिविजुअल है, कंज्यूमर्स हैं, वो अपनी डिमांड कम कर देते हैं, वो अपने पैसे बचाने लगते हैं। और जो बिज़नेस फर्म्स हैं वो भी इन्वेस्टमेंट ख़त्म कर देती हैं, और जब ये कम करती हैं तो उससे और बेरोज़गारी फैलती है, और उसके नतीजे में एक विशेष सर्किल शुरू हो जाता है जिसके अंदर इकोनॉमी जो है डाउनटर्न में चली जाती है। लोग अपने लेबर को फारिग करते हैं, उसके नतीजे में और जो है वो परचेजिंग पावर कम हो जाती है, और ये पूरा एक साइकिल शुरू हो जाता है। तो उसने ये फ़िलासफ़ी, उसने ये अपना ख्याल ये पेश किया कि ऐसे हालात में गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए, और गवर्नमेंट अगर अपनी डिमांड क्रिएट करेगी इस टाइम के ऊपर तो दोबारा लोग एम्प्लॉयमेंट पे आएंगे और दोबारा जो है इकोनॉमी दोबारा बेहतरी की तरफ आ जाएगी। और उसका ये ख्याल था कि ऐसे टाइम के ऊपर गवर्नमेंट को डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी चाहिए, उसको अपने ख़र्चे बढ़ाने चाहिए, और जब वो खर्चे बढ़ाएगा, लोगों को जॉब मिलेंगी, लोग चीज़ें ख़रीदेंगे, तो ऑटोमेटिकली टैक्स फिर बाद में मिल भी जाएगा। तो उसने एक मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट दिया कि जी जब आप खर्चा गवर्नमेंट करती है तो उसका कुछ हिस्सा उसके बाद वापस भी आ जाता है।
और अगले 30-40 साल ये ख्यालात जो है वो डोमिनेंट रहे जदीद दुनिया के अंदर। अमेरिका के अंदर न्यू डील प्रोग्राम जो है शुरू किया गया, जिसमें तकरीबन 1932-33 में तकरीबन 13 मिलियन लोगों को उन्होंने डायरेक्ट जॉब दी। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो बड़ा अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा उस ज़माने में बनाया गया है। उन्होंने रोडें बनाई, उन्होंने जो है पार्क्स बनाए, बेशुमार काम हुए। तो उस टाइम के ऊपर अमेरिका को रिसेशन से बाहर आने में खासी इस हवाले से मदद मिली। और यूरोप के अंदर भी अगर आप पूछें तो वो यानी उस टाइम के बाद से, यानी 1930-40 के बाद से जो दूसरी जंग अज़ीम 45 में हुई, उसके बाद के अगले जो 30 साल हैं वो ग्रोथ के लिए बड़े अच्छे रहे, एम्प्लॉयमेंट के लिए अच्छे रहे, क्योंकि गवर्नमेंट एक्टिवली इंटरफेयर करती रही हैं, अपना काम करती रही हैं। और हालांकि उस ज़माने में इन्फ्लेशन बहुत थी। आजकल हम इन्फ्लेशन के बारे से बड़े परेशान हैं, लेकिन एवरेज इन्फ्लेशन उस वक्त फ्रांस और जर्मनी में उस टाइम 20वीं सदी के मिड में 15-20% बड़ी आम सी बात थी। और इन्फ्लेशन भी हो रही थी, लेकिन उसके साथ ग्रोथ भी हो रही थी। और उन 30 सालों को वो लोग अपने गोल्डन 30 ईयर्स कह रहे होते हैं। और ये सिलसिला चल रहा था। 1970 में जब ये ऑयल प्राइसेस का शॉक्स आए तो उसके बाद फिर ये हुआ कि ग्रोथ भी थोड़ी रुक गई और इन्फ्लेशन भी बढ़ गया। तो जो ये ख़यालात थे कि भाई गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए, उसके इस इन ख़यालात के ख़िलाफ़ एक लहर शुरू हुई। और एक बड़ा मशहूर इकोनॉमिस्ट है फ्रेडरिक हाइक, उसका ये व्यू था। और वैसे से व्यू तो ये कीन्स के साथ ही दे दिया था 30-40 में, लेकिन ये इसको मकबूलियत जो है वो 70-75 में 1970-80 में हासिल हुई। उसका ये व्यू था कि किसी चीज़ में गवर्नमेंट को इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि गवर्नमेंट जब भी इन्वॉल्व होती है वो चीज़ को ख़राब ज़्यादा करती है और ठीक नहीं करती। उसने प्राइवेट इदारों की मिसालें दी और चीज़ों की मिसालें दी, और उसने कहा कि गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट चीज़ें इन्वॉल्व होकर ख़राब कर रही होती है। ये मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई जो है वो चीज़ों को ठीक करेगी, और वही बेहतर है कामों के लिए। और इन ख्यालात को जो है वो जो मकबूलियत मिली वो जब अटलांटिक के इस तरफ मार्गरेट थैचर ने इक़्तिदार संभाला और उस तरफ जो है अमेरिका में रेगन ने इक़्तिदार संभाला, तो उन्होंने इसको बड़ी इन ख्यालात को कहा। और रेगन ने तो कहा कि उसका एक मशहूर जुमला जिसने कहा कि गवर्नमेंट पार्ट ऑफ सोल्यूशन नहीं है बल्कि पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट के काम कम होने चाहिए और गवर्नमेंट का काम क्या होना चाहिए। गवर्नमेंट के उसने वो लोग यानी हाई के ख्याल में 2-3 काम होते हैं। सिर्फ एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना जो आर्मी मिलिट्री प्रोवाइड कर रही है। दूसरा उसका ख्याल ये था कि जी गवर्नमेंट का काम ये कि जब आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हों उन कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जीक्यूट कराना, ये कि उसमें और वो जुडिशरी कर रही होगी। जब भी कोई इख्तलाफात लोगों के होंगे तो जुडिशरी उसको हल कर रही होगी। उसका बकिया तीसरा काम यह है कि जी मनी क्योंकि गवर्नमेंट की यूज़ हो रही है तो उसको रेगुलेट करना। तो ये 2-3 काम है और उसका ये इन कामों के अंदर जो है वो गवर्नमेंट का काम है। बकिया जो है वो गवर्नमेंट को बाहर आ जाना चाहिए। और उसके बाद आप देखिए 1980 से के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ कि जी ग्लोबलाइजेशन शुरू हो रही है और टैक्सेस के रेट बड़ी तेज़ी से कम किए गए। अमेरिका में उस वक्त एवरेज रेट जो था 1970 में एवरेज जो मार्जिनल हाई रेट होता है वो तकरीबन 90% था। यानी एक अमाउंट के बाद तकरीबन 90% आप गवर्नमेंट को दे दें। और उन रेट्स को बड़ी तेज़ी से कम किया गया। कंट्रीज़ के दरमियान जो है वो जो यानी ग्लोबलाइजेशन शुरू हुई, ट्रेड और उनके टैरिफ्स को कम किया गया। और उसके नतीजे के अंदर जो है वो ऐसी बड़ी कंपनीज़ आई जो मुल्कों से भी बड़ी थी। इकनॉमी उनकी उन कंपनियों की जो ताकत थी और उन कंपनियों की जो वेल्थ थी वो छोटे ममालिक से भी बड़ी थी। और फ्रेडरिक हाइक के साथ एक और बड़ा मशहूर इकनॉमिस्ट है मिल्टन फ्रीडमैन। उसने ये व्यू दिया। वो उसका ये व्यू इसमें तो वो साथ था कि जी गवर्नमेंट को किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और गवर्नमेंट को जो है वो ये आज़ाद करना चाहिए और इसमें जितने टैक्सेस कम हो, जितनी चीज़ें कम हो वो बेहतर है। लेकिन उसने एक व्यू इसमें ये दिया कि जी क्योंकि मनी जो है वो गवर्नमेंट की आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको जो है उस पॉलिसी को बड़ी एक्टिवली यूज़ करना चाहिए। और वो एक्टिवली कौन यूज़ करेगा? वो सेंट्रल बैंक यूज़ करेगा। उसका ये ख्याल था कि 1930 का जो बड़ा ग्रेट डिप्रेशन था उसमें जो मेजर डिप्रेशन को प्रोलॉन्ग होने की वजह थी वो ये थी कि सेंट्रल बैंक ने उस ज़माने में अपना काम नहीं किया और उसके काम ना करने की वजह से बैंकों को बेल आउट नहीं कर सके और जो है वो ये ग्रेट डिप्रेशन इतना लंबा हुआ। तो उसका ये ख्याल था कि जी मनी सप्लाई के ऊपर गवर्नमेंट को एक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी अपनानी चाहिए। और उनका जो ग्रुप है इकनॉमी वो मॉनेटरिस्ट कहला रहा होता है कि जी वो कहते हैं कि जी बकिया गवर्नमेंट को फिस्कली तो करने की ज़रूरत नहीं है, कोई यानी बकिया चीज़ों से वो दूर रहे, लेकिन ये जो मॉनेटरी पॉलिसी इसको एक्टिवली यूज़ करें। और ये एक्टिवली कौन यूज़ करे? ये सेंट्रल बैंक करे। यानी सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करेगी मिलिट्री, बकिया गवर्नमेंट के जो आपस में झगड़े वगड़े हो रहे हैं लोगों के वो जुडिशरी हल करेगी और जो मनी सप्लाई को रेगुलेट करने का काम है वो
सेंट्रल बैंक करेगा। और उसके बाद जब ये जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स आई तो उसके अगले 30-40 साल में क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें आज़ाद छोड़ दी तो कैपिटलिस्टों ने अपनी दौलत को बड़ी तेज़ी से अकमुलेट किया और पिछले 30-40 साल के अंदर दौलत की अकमुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी। यानी तकरीबन इस वक्त पोजीशन ये है कि 1% लोग जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं उनके पास तकरीबन 50% दौलत जमा हो गई है और नई जो दौलत में जो इंक्रीज़ हो रहा है उसका 80% उनके पास जा रहा है। यानी बड़ी तेज़ी से कंसर्ट हो रही है। और ये 30-40 साल पहले ये पोजीशन थी कि वो जो 1% लोग थे उनके पास तकरीबन 20-25% दौलत थी। जो ये 40 साल में जो ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी थी, जो टैक्सेस को कम करने की पॉलिसी थी, जो टैरिफ को कम करने की पॉलिसी थी, इनके नतीजे में बड़ी तेज़ी से जो है वो दौलत की कंसंट्रेशन भी शुरू हुई और सेंट्रल बैंक को इंडिपेंडेंस मिलनी शुरू हुई। और ये इंडिपेंडेंस जो है वो थ्रू आउट दुनिया के अंदर जो है वो इस पे बात शुरू हुई कि भाई सेंट्रल बैंक जो है वो उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उनका ये ख्याल था कि पॉलिटिशियन तो शॉर्ट टर्म व्यू लेते हैं तो इसलिए उस शॉर्ट टर्म व्यू की वो इकनॉमी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सेंट्रल बैंक का काम है कि वो मनी को की सप्लाई को कंट्रोल करे, वो इंटरेस्ट रेट देखे, वो इन्फ्लेशन देखे, तो उनके पास कंट्रोल होना चाहिए। तो ये वर्ल्ड वाइड ट्रेंड है न्यू लिबरलिज्म का जिसमें वो कहते हैं कि जी गवर्नमेंट की ताकत को कम किया जाए। हालांकि वैसे जनरली आप देखें तो वो डेमोक्रेसी की बड़ी बात कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ वो ये बात नहीं करते इसलिए कि जब डेमोक्रेसी में वोट डालने वालों में गरीब भी और अमीर भी हैं और जाहिर है कि ज़्यादा लोग गरीब होते हैं। तो इसमें यहाँ वो बात कर रहे हैं कि जी टेक्नोक्रेट जो है वो मेन चीज़ों को चलाएं। और हमेशा से ये याद रखें कि जनरली जो ऊपर के लोग होते हैं, मेरी पहले भी बादशाह और उनको डेमोक्रेसी तो पसंद नहीं आ रही होती है, तो टेक्नोक्रेट जो है वो इस वक्त मेजरली लीड कर रहे हैं। और इस ख्याल को यानी इस ग्लोबलाइजेशन को, सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस को, इन सारी चीज़ों को दुनिया में फैलाने में वर्ल्ड के जो फाइनेंशियल इदारे हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक, उनका बड़ा हाथ है। वो जहाँ जहाँ जाते हैं, पाकिस्तान पे प्रेशर इसलिए ज़्यादा, हालांकि दुनिया भर में ये है ये चीज़, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त ये ज़्यादा इसलिए बात हो रही है कि IMF प्रोग्राम के अंदर हैं। दूसरी भी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि IMF और ये जो न्यू लिबरल इकोनॉमी है ये सबसे ज़्यादा फोकस अपना इन्फ्लेशन पर रख रही होती है कि प्राइस स्टेबल रहनी चाहिए। प्राइस में जो है वो स्टेबिलिटी जो है वो अहम है बनिस्बत किन चीज़ों के, बनिस्बत ग्रोथ के या एम्प्लॉयमेंट के। एम्प्लॉयमेंट ना हो कोई मसला नहीं, बल्कि उनका ये ख्याल है कि 5-10% अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो तो ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उससे जो है वो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी। क्योंकि अगर आप सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे तो वो लोगों अपनी वेजेस की जो है वो डिमांड बढ़ा देंगे, उससे इन्फ्लेशन पैदा होगी। तो उनका ये ख्याल है कि जी इन्फ्लेशन जो है वो पे कंट्रोल रखने के लिए कुछ उसे वो कहते हैं नॉन एक्सेलरेटिंग रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि एक एम्प्लॉयमेंट का रेट है जो बाकी रहेगा क्योंकि इन्फ्लेशन को उन्हें बरकरार रखना है। और दूसरी बात यह है कि वो इनइक्वालिटी के ऊपर जो इतनी ह्यूज इनइक्वालिटी उनकी पॉलिसीज़ की वजह से हो रही है कि दौलत कंसनट्रेट हो रही है। यानी इस वक्त तकरीबन दुनिया में 650 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने पीने को क्लीन वाटर नहीं है, और एक तरफ इतनी दौलत है कि आप सोचें कि लोगों ने $200 बिलियन जो है वो एक आदमी के पास जमा हो गए। अमेजॉन का मालिक है, फेसबुक के लोग मालिक है। तो दौलत कंसनट्रेट बड़ी तेज़ी से हो रही है। उसकी वजह ग्लोबलाइजेशन भी है, लेकिन उसकी वजह ये पॉलिसीज़ भी हैं जिसमें आपने टैक्सेस के रेट्स को कम किया। तो ये जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये वर्ल्ड वाइड ट्रेंड है, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, हर जगह पे वो ये बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंडिपेंडेंस ऑफ सेंट्रल बैंक के हवाले से जो है वो दो मशहूर जो है वो इंडेक्सेस हैं, एक GMT और CWN, और इसके अंदर वो 3-4 चीज़ों को देख रहे होते हैं कि क्या जो है वो इंडिपेंडेंस या ऑटोनॉमी कितनी है। उसमें वो 3-4 इंडिकेटर्स को देखते हैं। पहली बात तो वो ये देख रहे होते हैं कि हेड ऑफ सेंट्रल बैंक को आप कैसे अपॉइंट करते हैं और कैसे टर्मिनेट करते हैं। अगर हेड ऑफ द SBP को आप इमीडिएट आराम से जो है गवर्नमेंट टर्मिनेट कर सकती है तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो कहेगी वो उसके बेसिस पे चलेगा। और गवर्नमेंट किन की है, वो पॉलिटिशियंस की है जो शॉर्ट टर्म व्यू ले रहे होते हैं। तो उनका ये ख्याल है कि अगर सेंट्रल बैंक को आप बिल्कुल जिस तरह जजेस के पास आज़ादी होती है, मिलिट्री के हेड के पास होता है कि वो अपनी टर्म पूरी करे, उस तरीके से सेंट्रल बैंक की टर्म पूरी होनी चाहिए। और इसमें और दूसरी चीज़ ये है कि वो ये देख रहे होते हैं कि जो सेंट्रल बैंक और हेड ऑफ द गवर्नमेंट है उसके दरमियान जो कन्फ्लिक्ट लेवल है वो क्या है। यानी गवर्नमेंट ये चाह रही होगी कि वो अपने पॉलिटिकल यानी लोगों को मोटिवेट करने के लिए लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, जबकि सेंट्रल बैंक को क्या कहा गया कि आप अपनी प्राइस स्टेबिलिटी बरकरार रखें। तो उनमें कन्फ्लिक्ट कैसा है, कन्फ्लिक्ट ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि जी सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंट है, और अगर कन्फ्लिक्ट लेवल कम है तो इसका मतलब है इंडिपेंडेंस कम है। तीसरी चीज़ वो जो देख रहे होते हैं वो ये देख रहे होते हैं कि उनके मॉनेटरी टारगेट जो है वो कौन सेट कर रहा है।
जनरली गवर्नमेंट से जो है वो मॉनेटरी टारगेट तय करती है कि इतना इन्फ्लेशन होना चाहिए, लेकिन अब ये बात हो रही है कि ये टारगेट सेंट्रल बैंक को खुद तय करने चाहिए, इसलिए कि गवर्नमेंट बाज़ औक़ात इन्फ्लेशन बढ़ा के और मुलाजमतें दे सकती हैं, लेकिन ये कि वो उस पर इस पूरे चीज़ के ऊपर बैंक का कंट्रोल होना चाहिए। चौथी बहुत बड़ी अहम बात यह है कि जी उसकी जो क्रेडिट लैंडिंग है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर जो है वो खर्चे ज़्यादा कर रही है अपने वोटर्स को खुश करने के लिए, तो वो खर्चे या तो वो टैक्सेस से नहीं हो रहे, तो उस सूरत में नॉर्मली आप बैंक से बैंक से कर्जा ले रहे होते हैं, तो वो लैंडिंग की कोई लिमिट है या बस आप लिए जा रहे हैं कर्जे। तो ये जो 3-4 इंडिकेटर हैं, इसकी बेसिस के ऊपर सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस की बात हो रही है और दुनिया भर में इसको एंगेज किया जा रहा है। पिछले 30-40 साल में जब से न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स आई है, तो सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस का जो बैरोमीटर है, जो उनका क्राइटेरिया है, उसमें तकरीबन यानी आप डेवलप्ड ममालिक हैं उनमें 30 साल पहले 45% इंडिपेंडेंस थी, वो अब तकरीबन 60% हो गई है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें 35% थी, वो अब 60% हो गई। यानी अब तकरीबन दुनिया में वो ये कह रहे हैं कि जो इन चारों चीज़ों की बेसिस के ऊपर इंडिपेंडेंस का लेवल 60% है। अभी भी लैंडिंग बहुत हो रही है, तो इसलिए मेरे ख्याल है 100% पे नहीं गई है, क्योंकि दुनिया में हर तमाम ममालिक के अंदर ये हो रहा है, अमेरिका के अंदर, यूरोप में, जापान में, कि वो बड़ी ह्यूजली जो है वो बोरो कर रहे हैं सेंट्रल बैंक के साथ। अच्छा, पाकिस्तान में भी पिछले 30 सालों के अंदर इसमें खासी इस पर बात हुई। सबसे पहले 1993 में हुई, फिर मेरा ख्याल है 2000 के शुरू में हुई, फिर 2011 में तीसरी दफ़ा हुई। तो पाकिस्तान की भी जो इंडिपेंडेंस है, जो सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस है, वो ठीक ठाक बढ़ गई है, और ये इसका जो भी बेंचमार्किंग उसको यानी 0.25 से वो 0.45 के कोफिशिएंट पे चली गई है। तो ऑल्दो कि ये दूसरे ममालिक के मुकाबले में कम है, लेकिन स्टिल जो है वो सेंट्रल बैंक के पास अच्छी खासी पावर है। अगर आप सेंट्रल बैंक को कंपेयर करें पाकिस्तान के प्लानिंग कमीशन के साथ और इदारों के साथ, तो उनकी सैलरीज, उनके परकेजर्स, उनकी बकिया चीज़ें, हर चीज़ में वो आउटस्टैंड कर रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है कि उनको पीछे से जो वर्ल्ड वाइड ट्रेंड है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सेंट्रल बैंक मैनेज करेगा, तो ये और उनको तनख्वाहें भी मार्केट बेस दी जा रही हैं, जबकि गवर्नमेंट यानी उनकी सेंट्रल बैंक के हेड की तनख्वाह वज़ीर आज़म से भी बहुत ज़्यादा होगी। तो उसकी वजह यह है कि उनको फोकस किया जा रहा है कि भाई ये इदारा है कि जो हमारे और IMF को जनरली जो जिन लोगों से बातचीत करनी होती है वो भी सेंट्रल बैंक होता है, तो वो चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट भी हो और उनको अलग से ट्रीट भी किया जाए। अच्छा, तीसरी जो चीज़ मैं बात करना चाह रहा था वो ये कि जो सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस का जो रिलेशनशिप है वो इकोनॉमी के जो मेजर इंडिकेटर हैं उनके साथ क्या है। यहाँ पहले नंबर पे मैंने इन्फ्लेशन लिखा, क्योंकि इस पर बहुत बात हो रही है, पाकिस्तान में पूरा मीडिया इसके ऊपर लगा हुआ है, ऑल्दो कि मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा और चीज़ों की इंपॉर्टेंस है। ग्रोथ के साथ उसका क्या ताल्लुक है, ग्रोथ के साथ फिर हमारा जनरली ख्याल ये होता है ग्रोथ के साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। और तीसरी चीज़ ये कि इनइक्वालिटी यानी लोगों में जो दौलत की इनइक्वालिटी है उसके साथ क्या रिलेशनशिप है। पहली जो चीज़ है इन्फ्लेशन, उसके हवाले से 2-3 सर्वेज हैं, उसमें से एक हार्वर्ड का सर्वे है, एक यूरोपियन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स का सर्वे है, और उसमें वो क्लियरली ये बात बता रहे हैं कि इसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस का इन्फ्लेशन के साथ। हालांकि सेंट्रल बैंक को जो मेजर काम दिया जाता है वो प्राइस स्टेबिलिटी दी जाती है कि प्राइस स्टेबल रखें वो, लेकिन वो ये बताया जा रहा है कि इंडिपेंडेंस होने के बावजूद भी प्राइस स्टेबिलिटी ज़रूरी नहीं है कि हो जाए। और हमने पिछले दिनों देखा पाकिस्तान के अंदर कि जब ये 2 साल के पहले जो है वो हमारा इन्फ्लेशन रेट तकरीबन 15% हो गया था, और स्टेट बैंक ने उस वक्त अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा के तकरीबन डबल कर दिया। उसके बावजूद भी उसके इन्फ्लेशन को वो कंट्रोल नहीं कर सके, और ये कोरोना के बाद आके जब उन्होंने अपने रेट कम किए हैं तो फिर उसके अंदर कुछ कमी आई है। तो ये बात बड़ी स्टडी से साबित है कि सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस के नतीजे में कोई ज़रूरी नहीं है कि जी प्राइस स्टेबल रहे, क्योंकि प्राइस स्टेबिलिटी के अंदर बहुत सारी और चीज़ें भी शामिल होती है। ख़ासतौर पर पाकिस्तान के अंदर जैसे आप उसमें कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, आपका जो बास्केट है उसमें तकरीबन 60% जो है फूड्स और एनर्जी की वो है, तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि आप डिमांड कर्टेल करके कर सकेंगे आप इसको। दूसरी बात ग्रोथ के हवाले से ये है कि ग्रोथ के हवाले से कुछ स्टडीज़ का ख्याल है कि कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक स्टडी का ये है कि जी शॉर्ट टर्म के अंदर नेगेटिव होती है, क्योंकि स्टेट बैंक कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को सख्त करता है। लॉन्गर टर्म में ये पॉजिटिव होती है आफ्टर प्राइस स्टेबलाइजेशन। लेकिन जो अभी एक जो रिसेंट स्टडी है एडवांस कंट्रीज़ के बारे में, वहाँ उसमें क्लियरली ये बात उन्होंने कंक्लूड की है कि सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस का नेगेटिवली उसने कॉरिलेट किया है उनकी GDP ग्रोथ को, यानी उनकी जो ग्रोथ थी उसको ख़राब किया है। तो तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इनइक्वालिटी के हवाले से कि इनइक्वालिटी में क्या पोजीशन है। तो इस पे जो है वो जो स्टडी है उसमें ये ख्याल है कि सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस के साथ इनइक्वालिटी बढ़ रही होती है, और इसकी वजह मैं यानी दोनों चीज़ें हो सकती है, क्योंकि सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस पिछले 30-40 सालों में आई है, ज़्यादा इस पर बात हो रही है,
और साथ साथ इस अरसे के अंदर ऐसी पॉलिसीज़ भी आई हैं जिसमें टैक्सेस को कम किया गया है, ग्लोबलाइजेशन है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के टैक्सेस को कम किया गया है, तो ये सारी पॉलिसीज़ ने मिल के भी कम किया है। तो साथ साथ ये जो न्यू लिबरल की पॉलिसीज़ है उसमें न सिर्फ इनइक्वालिटी में बड़ा इजाफा हुआ है और साथ साथ सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस भी, तो ये डायरेक्टली कॉरिलेट भी कर रही होती हैं। अब आप ये नहीं कह सकते डायरेक्टली इस वजह से हो रही हैं या और पॉलिसी की वजह से हो रही हैं, लेकिन बहरहाल हो रही हैं। और इस वक्त जैसे मैंने आपको बताया कि पोजीशन ये है कि तकरीबन आप 50% डॉलर जो है वो 1% लोगों के पास मौजूद है। दुनिया में इस वक्त 15-20 लोग ऐसे हैं जो बड़े लगा, अगर आप उनकी दौलत को जमा कर लें तो तकरीबन आधी दुनिया की वेल्थ उनके पास जमा है और ये बड़ी तेजी से कंसंट्रेट हो रही है। यानी नई जो दौलत बढ़ रही है उसका 80% उनके पास जा रहा है। ऑलरेडी उनके पास 50% है, लेकिन जो ग्रोथ है वो 80% उनके पास जा रहा है, 20% बाकी है, 99% लोगों के पास आ रहा है। तो ऐसी एक्सट्रीम जो है वेल्थ कंसंट्रेशन मेरे ख्याल है 19वीं सदी में जागीरदारी के ज़माने में होगी, उसके बाद ये अब इस तरह से हो रही है। और इस पे जो है वो फोकस इस पे होने के बजाय सारा फोकस इस पे हुआ है कि जी इन्फ्लेशन है, स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस है, मतलब हमें नॉन इशूज़ में लगाया हुआ है लोगों ने। अच्छा, अब हम स्टेट बैंक के एक्ट की तरफ आ जाते हैं और इसके अंदर जो सबसे पहले हम प्रेम्बल के ऊपर बात कर लेते हैं। इसकी में जो पाकिस्तान के जो एक्ट है SBP का 1956 का, उसमें जो एग्जिस्टिंग प्रेम्बल है वो ये है कि इसमें उसको मॉनेटरी स्टेबिलिटी करनी है और यूटिलाइजेशन ऑफ जो कंपनी के प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं, यानी उसमें लोग शामिल हैं सबसे ज़्यादा, तो यानी एम्प्लॉयमेंट भी उसको इंश्योर करना है और मॉनेटरी स्टेबिलिटी भी रखनी है। ये जो डुअल मैंडेट है ये US फेड का भी यही है कि उनको भी दोनों काम करने होते हैं, वरना जनरली दुनिया में स्टेट बैंक जो है वो सिर्फ जो है प्राइस स्टेबिलिटी पे काम कर रहा होता है। वो कहते हैं जी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम है जी हम प्राइस स्टेबल करेंगे। और जो अब ये जो चेंज कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं वो ये कि जी सबसे पहले उनका प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होगा वो प्राइस स्टेबिलिटी होगा, जो नए एक्ट जो प्रपोज है। सेकेंडली उनको यानी उनका काम ये होगा इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। हालांकि उनके पास सिर्फ टूल क्या है, 2 टूल है उनके पास, मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट। पाकिस्तान में ये हमें पता है कि ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, यहाँ पे और बड़े मसाइल हैं, लेकिन उनको प्राइमरी ये ऑब्जेक्टिव ये दिया गया है कि प्राइस स्टेबल रखें। दूसरा जो उनका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव बताया गया है वो ये बताया गया है कि जी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, यानी रेगुलेट करें बैंक्स को। बैंक्स अगर कोई डिफ़ॉल्ट करने लगे, प्राइस उनके पास पैसों की कोई कमी पड़ जाए, तो एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बरकरार रखें। और तीसरा ऑब्जेक्टिव, जब ये 2 पूरे हो जाए तो तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं कुछ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की, उसमें भी वो सपोर्ट कर दें। अच्छा, जनरली ये ख्याल है कि ये बड़ी अहम चीज़ है, देखने में बड़ी अहम लग रही है, लेकिन पिछले 2 सालों में जब से IMF आया हुआ है उससे पहले स्टेट बैंक ये कर चुका है काम। पिछले दिनों जब हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ा था तो तकरीबन 15% इन्फ्लेशन रेट था और स्टेट बैंक ने एकदम से अपना इंटरेस्ट रेट 6.5 से 13 पे ले गए। उससे बड़ा नुकसान हुआ आपकी यानी इकनॉमी को नुकसान हुआ, लेकिन वो कह रहे थे जी हम तो प्राइस को टारगेट कर रहे हैं, हम इन्फ्लेशन को टारगेट कर रहे हैं। तो ये काम ये जो प्रपोज हुआ है ये तकरीबन वो पहले ही कर चुके हैं। उनको अंदाज़ा हो रहा था कि ये एम्प्लॉयमेंट जारी है, उनको अंदाज़ा हो रहा था कि बकिया मसाइल हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट, जो दुनिया में कहीं कम मिसालें मिलती है कि आपने ऑलमोस्ट अपने इंटरेस्ट रेट को डबल कर दिया, और उससे जो नुकसान हुआ वो कहीं ज़्यादा हुआ, उस पर मैं अभी अगले स्लाइड में बात करता हूँ। और दूसरा जो एक चेंज है वो ये कि जो मॉनेटरी और फिस्कल कोऑर्डिनेशन बोर्ड है, जिसके अंदर जिसको बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर हेड करता है, उसको भी इनके ख्याल है ख़त्म कर दिया जाए, ताकि फाइनेंस मिनिस्टर जो है, जो गवर्नमेंट का नुमाइंदा है, वो स्टेट बैंक को इन्फ्लुएंस ना कर सके प्राइस स्टेबिलिटी के। वो ये ना कहे कि जी इंटरेस्ट रेट कम कर दो या कोई इस तरह की बात ना करे, तो वो बोर्ड ही ख़त्म कर दे। ऑल दो कि जैसे मैंने बताया कि जब से IMF, बल्कि उससे पहले भी ये बोर्ड ऑलमोस्ट यानी कोई बहुत इफेक्टिव बोर्ड पहले भी नहीं था, लेकिन बाहर कागज़ में लिखा हुआ था, उन्होंने कहा इसको भी जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। ऑल दो कि ये मैंने अगर आप ये देखें कि इफेक्टिव है तो वो नहीं है अभी भी इफेक्टिव। अच्छा, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि स्टेट बैंक ने जो अपना रेट इंक्रीज़ किया, जो उनकी प्राइस स्टेबिलिटी पर उनका क्यों इतना ज़्यादा फोकस है, कि कोविड-19 के से पहले जब आपका इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा था तो तकरीबन ये अपना रेट जो है वो 6.5 से 13% लेके चले गए। और ये इतना बड़ा चेंज था कि गवर्नमेंट क्योंकि प्राइमरी बोरोअर है तो उसको तकरीबन 1000 बिलियन रुपए ज़्यादा देने पड़े। और ये इतना बड़ा अमाउंट था कि ये पाकिस्तान के टोटल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर उससे भी ज़्यादा अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट ने पे किया। ये 20% ऑफ द टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को पे करना पड़ा कि स्टेट बैंक की एक काम की वजह से। और इसी वजह से ये हुआ कि गवर्नमेंट के पास जो भी ज़ाहिर चीज़ें उसको जो खर्च करनी थी और कामों के लिए उसको इंटरेस्ट में देनी पड़ी। और फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि स्टेट बैंक कह रहा है कि जी हमने तो ये प्राइस स्टेबल करने के लिए, इन्फ्लेशन टारगेट करने के लिए किया,
लेकिन मैं कुछ दिनों पहले हफीज़ पाशा की बात सुन रहा था, उन्होंने बताया कि इस अरसे में प्राइवेट बिजनेस फर्म ने तकरीबन 400 बिलियन रुपए इंटरेस्ट दिया। उसके नतीजे में ज़ाहिर है जब उन पर कॉस्ट का प्रेशर पड़ा तो उन्होंने अपनी प्राइसेस को और इंक्रीज़ किया और उससे इन्फ्लेशन में इंक्रीज़ हुआ। तो जो जनरली ख्याल ये है कि जी इन्फ्लेशन को ये कंट्रोल करता है, उसने उल्टा गवर्नमेंट को एक साइड पे 1000 बिलियन का नुकसान हुआ, इतना ह्यूज लॉस किया और साथ साथ इंटरेस्ट को भी कम नहीं किया बल्कि बढ़ा दिया। और इस हायर इंटरेस्ट की वजह से जो है वो इन्फ्लेशन को कोई आप कंट्रोल नहीं कर सके। और इतने बड़े मामले के बावजूद भी, यानी इतना बड़ा खर्चा गवर्नमेंट कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद एसबीपी से आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते इस मामले में। वो तो कहेंगे जी हम तो प्राइस स्टेबल कर रहे हैं, हम तो जो है वो इन्फ्लेशन टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ये बात यहाँ समझने की ज़रूरत है कि इकोनॉमिस्ट जो है वो इस बात पे भी मुत्तफिक नहीं है कि अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो उससे इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगा। पिछले दिनों जो है वो टर्की के प्रेसिडेंट ने अपने अपने सेंट्रल बैंक के जो है हेड को इसी बात पे फायर कर दिया कि उसका ख्याल था कि इंटरेस्ट रेट कम करें, उससे यानी उनका व्यू ये है कि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल नहीं हो सकता हाई रेट से। बिजनेस तो तबाह हो सकते हैं लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल नहीं हो सकता। तो ये जो व्यू है कि भाई इन्फ्लेशन अगर हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, इस पे कोई पूरा मुत्तफिक नहीं है। मैंने आपको हफीज़ पाशा की बात बताई, ख़ासतौर पे जब कॉस्ट की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो, जब आपकी प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ रही हों, तो जो है वो इन्फ्लेशन इस तरह से कंट्रोल नहीं हो सकता। ये आप देखिए कि जब स्टेट बैंक ने कोरोना के आने के बाद जब अपना रेट जो है वो 13.5 से दोबारा 7 किया, तो जो हमारा इन्फ्लेशन रेट था जो 15-16 पे था वो उसके बाद 8-9 पे आ गया, आजकल 8-9 पे वो कर रहा है। तो अंदाज़ा ये हो रहा है कि जब स्टेट बैंक ने रेट कम किया तो इन्फ्लेशन भी उसके बाद नीचे हुआ। तो ये बात कहना है कि जी हम इंटरेस्ट बढ़ा के हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, इसके अंदर जो है वो कोई यानी कोई उस वेरीफाइबल इसका ये जो है ये चीज़ नहीं है। अच्छा, अगले कुछ हम पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं स्टेट बैंक के एक्ट के हवाले से। पहले एक बात यह है कि उन्होंने कहा कि क्योंकि जब ये एसबीपी का बोर्ड भी ख़त्म कर दिया तो ये जो एक्सचेंज रेट पॉलिसी है ये पिछले 2 सालों से स्टेट बैंक खुद ही डील कर रहा है। मार्केट की जो है वो डिमांड एंड सप्लाई पे हो रही हैं। पिछली गवर्नमेंट के ज़माने में थोड़ा सा उन्होंने फिक्स रखा हुआ था 3-4 साल से, उससे ज़ाहिर है आपका करंट अकाउंट बढ़ा, उससे नुकसान हुआ, उससे ये भी नुकसान हुआ कि आपकी एक्सपोर्ट उस तरह से नहीं बढ़ सकी। क्योंकि जब भी आप एक्सचेंज रेट, जनरली लोगों का ख्याल है कि आप एक्सचेंज रेट आपका यानी अगर रुपये जो है डॉलर के मुकाबले में बढ़ रहा होगा तो उसका फ़ायदा होता है। हालांकि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जब आपका रेट गिरता है तो आप ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। इस वक्त अमेरिका और चाइना के दरमियान जो तजारत हो रही है उसमें तकरीबन अमेरिका जो है वो 100 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है, चाइना 500 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है। और अमेरिका बार बार कहता है कि आपने अपना रेट लो रखा हुआ है, लेकिन चाइना उस रेट को नहीं बढ़ाता। तो आपका रेट गिरने से आपको फ़ायदा क्या होता है? आपके 2 कमाने वाले लोग हैं, एक एक्सपोर्टर्स हैं, उनको फ़ायदा हुआ एकदम से, अब उनको 110 की जगह 150 मिल रहा है तो पूरा उनका बिजनेस केस बेहतर हो गया, उनकी सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो बाहर से मजदूर आपके लेबर जो सऊदी अरब वगैरह के अंदर जो पैसे भेज रहे हैं उनको ज़्यादा इंसेंटिव है कि उनकी फैमिलीज़ को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पाकिस्तान में यानी 2 साल पहले इंपोर्ट की हालत थी कि हम जितनी एक्सपोर्ट करते थे उससे 3 गुना ज़्यादा इंपोर्ट करते थे। उसमें सारी वो चीज़ें भी थी जैसे मतलब हर चीज़ जो है वो साबुन से लेके चीज़ से लेके हर चीज़ इंपोर्ट हो रही थी। लेकिन जब वो महंगी होती है तो उसके 2 फ़ायदे होते हैं। पहली बात यह कि जब उसकी डिमांड कर्टेल होती है, और दूसरी बात यह कि लॉन्गर टर्म के अंदर इंपोर्ट सब्सटीट्यूट की इंडस्ट्री लगना शुरू होती हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये चीज़ बड़ी महंगी हो गई है तो फिर लोकल और उसकी से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। तो जो पाकिस्तान के अंदर ये पोजीशन थी कि साइकिल से लेके हर चीज़ जो है बाहर से इंपोर्ट हो रही थी, जब आप एक्सचेंज रेट थोड़ा सा आपने ठीक किया तो उसके नतीजे में आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बेहतर हुआ। और जब बैलेंस ऑफ ये जो करंट अकाउंट बेहतर होने का मतलब ये है कि हर महीने तकरीबन 2018 में हमारे पास हर महीने $2 बिलियन का नुकसान हो रहा था। $2 बिलियन का नुकसान का मतलब ये है कि 6 बिलियन की हम इंपोर्ट करते थे, 2 बिलियन एक्सपोर्ट थी, 2 बिलियन जो है वो बाहर के मालिक के में हमारे मजदूर भेज रहे होते थे, तो फिर भी $2 बिलियन का शॉर्टफॉल होता था हर महीने। और ये $2 बिलियन शॉर्टफॉल का मतलब ये है कि हर महीने हमें $2 बिलियन का मज़ीद लेना पड़ता। 2018 जून पे तकरीबन हमारा लोन जो है वो था 95 बिलियन। अगर हम उसी रफ्तार से लेते रहते तो अब इस वक्त हमारा 130 महीने के बाद यानी दिसंबर 2020 में ये लोन होना चाहिए था $155 बिलियन के ऊपर, जो इस वक्त दिसंबर में मेरा ख्याल 112-113 था, क्योंकि पहले साल कुछ करंट अकाउंट का डेफिसिट था। तो इस मामले में मेरा ख्याल है कि स्टेट बैंक की पॉलिसी ठीक है, इसको खामा ओवर वैल्यू करना जो है वो कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। और इस मामले में उनके पास पहले ही इंडिपेंडेंस है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस एक्ट से कोई उनको फ़र्क पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि इंटरेस्ट रेट पे हम पहले ही बात कर चुके हैं। इंटरेस्ट रेट उन्होंने बड़े आराम से अपनी प्राइसेस अपना रेट डबल कर दिया, कोई उनको पूछने वाला नहीं था कि गवर्नमेंट को इतना नुकसान हुआ। लेकिन ये कि इस मामले में भी उनके पास इंडिपेंडेंस अभी भी मौजूद है।
तीसरी जो अहम चीज़ है वो ये कि ये बात की गई है कि इनके डिसीजन जो हैं स्टेट बैंक के, उनके गवर्नर के, एमपीसी मेंबर्स के, आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। और क्योंकि उनका ये ख्याल है कि जब मॉनेटरी पॉलिसी की जब आप डिसीजन ले रहे होते हैं तो उसमें बाद औक़ात चीज़ें अच्छी होती हैं, बाद चीज़ें ख़राब होती हैं, लेकिन अनलेस के मैलिफाइड इंटेंशन हो, कोई बैड जो है फेथ हो, आप इस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते। ये इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि जैसे हम कहते हैं कि जी मिलिट्री की चीज़ों को, डिसीजन को हम जाके कोर्ट में नहीं चैलेंज कर सकते, या ये कि दूसरा जो बड़ा इदारा है सिक्योरिटी के अलावा जुडिशरी है, उनके जजेस को आप नहीं चैलेंज कर सकते। जब वो जज डिसीजन लेता है तो उस डिसीजन को आप दोबारा कोर्ट में उन्हीं के पास जाके चैलेंज कर सकते हैं। तो बात ये हो रही है कि जी इनके यानी अगर आप मैलिफाइड इंटेंशन हो तब आप चैलेंज कर सकते हैं, उसके अलावा आप नहीं चैलेंज कर सकते। अब आप ये देखिए कि इतना बड़ा मसला हुआ, इतना कंपनी को, गवर्नमेंट को नुकसान हुआ, और सब ये कह रहे हैं कि भाई आपने रेट बढ़ा के 1000 बिलियन का नुकसान कर दिया गवर्नमेंट को, लेकिन आप इस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते। एसबीबी गवर्नर से आप कहेंगे, वो कहेंगे जी मैं तो प्राइस स्टेबल कर रहा था, मैं तो इन्फ्लेशन टारगेट कर रहा था। चौथी जो बड़ी अहम चीज़ है वो ये कि जो स्टेट बैंक से जो गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि वो आगे से नहीं देंगे। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान का जो टोटल डेट है उसमें तकरीबन 2/3 डोमेस्टिक डेट है, जो और 1/3 जो है फॉरेन डेट है। फॉरेन डेट की तो हमें बहुत परेशानी होनी चाहिए, उसको एज अर्ली एज पॉसिबल वापस करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसके नतीजे में आपकी जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है और बड़े मसाइल उसके अंदर होते हैं। लेकिन जो आपका जो आपकी लोकल बोरोइंग है वो तकरीबन लोकल डोमेस्टिक डेट है वो 24 ट्रिलियन है, उसमें से 16 ट्रिलियन जो है वो हमने बैंकों से लिया हुआ है, और बैंकों में दो हैं जो प्राइवेट बैंक से उनसे 10 बिलियन है, स्टेट बैंक से 6 ट्रिलियन है, ट्रिलियन में कह रहा हूँ, 24 ट्रिलियन है, और 16 ट्रिलियन जो है वो बैंकों से है, जिसमें से 6 ट्रिलियन जो है वो स्टेट बैंक से लिया हुआ है। तो अगर और पाकिस्तान में जो टोटल डिपॉजिट्स हैं बैंक के पास वो 15 ट्रिलियन है, तो इसका मतलब है अगर बैंक एसपीपी अपना से आप लोन नहीं लेंगे और ये प्राइवेट बैंक से लेंगे तो जो हम और आप जो बैंकों में पैसे जमा कर रहे हैं वो सारा का सारा लोन गवर्नमेंट को चला जाएगा, प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। तो ये जो चेंज है ये कोई प्रैक्टिकल नज़र नहीं आ रही। 2011 में भी इन्होंने इस तरह की चेंज की थी और कहा था कि जब भी आपको ये लोन चाहिए होगा आप जाके पार्लियामेंट से लेंगे, लेकिन हर दफ़ा जो है वो इस पर परमिशन ले लेते हैं। तो ये बात कहना कि जी एक तरफ हम कह रहे हैं कि प्राइवेट बिजनेस को सपोर्ट करें और एक तरफ ये कह रहे हैं कि जी स्टेट बैंक जो है वो लोन ना दे, और जबकि हम दुनिया में देखें कि पाकिस्तान में सब पोजीशन ये है कि स्टेट बैंक से हमने 6 ट्रिलियन जो है वो कर्जा लिया हुआ है गवर्नमेंट ने, और उस कर्जे की कॉस्ट इसलिए नहीं होती क्योंकि उस पर गवर्नमेंट देती तो है ट्रेजरी बिल के हवाले के का जितना रेट होता है वो दे रही होती है, लेकिन उसकी कॉस्ट इसलिए नहीं होती कि स्टेट बैंक का प्रॉफिट भी गवर्नमेंट के बजट में आ जाता है। तो ये तकरीबन जो है पाकिस्तान की जीडीपी का 15% जो है वो हमने स्टेट बैंक से लिया हुआ है। लेकिन ये आप दूसरे ममालिक को देखिए कि इनके जो इन्होंने स्टेट बैंकों से लिए हुए हैं, जैसे वो क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं, इस वक्त जो है वो बैंक ऑफ जापान ने अपनी जीडीपी का 117% लिया हुआ है। जो यूएस है ये 33%, ये कोविड से पहले की पोजीशन है, इस वक्त मेरा ख्याल है उनका और भी बहुत इंक्रीज़ हो गया है। तो सब लोग ले रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि जी आप ये कर्जा ना लें। हालांकि दुनिया भर में ये इशू यही है क्योंकि न्यू लिबरल इकोनॉमी के बाद जब टैक्सेस की रेट कम कर दी हैं तो टैक्सेस आप जमा नहीं कर पा रहे, और जब आप टैक्सेस जमा नहीं कर पा रहे तो सबसे अच्छा तो ये है कि आप दौलतमंदों से उनकी वेल्थ पर टैक्स लें और उससे मुल्क चलाएं, उनकी इनकम पर टैक्स लें, उससे मुल्क चलाएं। जब आप ये नहीं कर पाते तो आपसे कहा जाता है कि आप इनडायरेक्ट टैक्स करें, जो गरीब अमीर आप दोनों को हिट कर रहा होता है, जैसे सेल्स टैक्स है, वैट है, वो भी नहीं हो पाता तो फिर कहा जाता है कि डेफर टैक्स कर लें, आप लोगों से बैंकों से लोन ले लें और उससे जो है अपना काम चलाएं। लेकिन जब आपके पास बैंकों में डिपॉजिट्स ही ना हो और आपके पास जो है वो प्राइवेट लोग लैंड करने को तैयार ना हो, तो फिर आखिरी तरीका ये होता है कि आप स्टेट बैंक से कहते हैं कि जी कुछ करेंसी छापें और अपना हमारा काम चले। तो ये आप देखिए कि और ममालिक से बहुत कर्जे लिए हुए हैं उनके बैंकों ने, उनके बैंकों से बहुत कर्जे लिए हुए हैं, लेकिन वहाँ पे ये बात नहीं हो रही। अच्छा, ये बात वो ज़रूर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन ज़्यादा है उनकी निस्बत, यानी पाकिस्तान में अगर 8-9% इन्फ्लेशन है, उनका हाँ इन्फ्लेशन 1-1.5% है। लेकिन ये कि कर्जे बहरहाल वो लोग ले रहे हैं और पाकिस्तान को मना कर रहे हैं, जो कि ज़रा ऐसी चीज़ है कि इम्प्रैक्टिकल है। अच्छा, इस वक्त मैं आखिर में जो अपनी प्रेजेंटेशन ख़त्म आखिरी हिस्से में जा रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान का जो टोटल ये मैंने इस दफ़ा का बजट रखा हुआ है, तकरीबन 43% जो हमारा अमाउंट है जो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू हम ले रहे हैं, उसका 43% हम इन डेट सर्विसिंग में खर्च कर रहे हैं, इंटरेस्ट में खर्च कर रहे हैं। आप सोचिए कि जितने पैसे आ रहे हैं वो पैसे 43-45% तक हम डेट सर्विसिंग में देते हैं। यानी फेडरल गवर्नमेंट की पोजीशन ये है कि जब वो सूबों को 60% देती है
और इंटरेस्ट देती है तो वहीं वो नेगेटिव से शुरू कर देती है, यानी उसके पास ना दिफा के लिए पैसे हैं, ना उसके पास तनख्वाहों के लिए पैसे हैं, हर काम के लिए उसको कर्जे और चाहिए, और यानी इतना ह्यूज पैसे जो है वो इंटरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। और अगर हम अपना कंपैरिजन जो हमारी इंटरेस्ट की पेमेंट का दूसरे ममालिक से करें तो ये बड़ा अच्छा एक चार्ट बना हुआ है आपके सामने, आप देखिए कि इसमें हमने एक साइड पे गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशो निकाला है कि गवर्नमेंट डेट कितना है एज अ जीडीपी, और दूसरी साइड पे हमने ये बताया है कि यानी जो वाई एक्सेस है उसमें, जो दूसरी साइड है उसमें ये बता रहे हैं हम कि जो कितना रेवेन्यू जो आ रहा है उसमें से कितना परसेंट इंटरेस्ट में जा रहा है, डेट सर्विसिंग में जा रहा है। तो आप देखिए पाकिस्तान का जो है वो तकरीबन डेट टू जीडीपी रेशो इस वक्त 85% के ऊपर आ रहा है, और इसके मुकाबले में जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, यूरोप, ये सारा इनके कर्जे, ऑल्दो के डोमेस्टिक ज़्यादा उनके डाटे हमारे फॉरेन भी हैं, लेकिन उनके कर्जे उनकी गवर्नमेंट के पास हमसे कहीं ज़्यादा है, 120% तक एवरेज रेट है। डेवलप कंट्री सबसे नीचे की साइड पे जो नज़र आ रहा है 120% उनके कर्जे जीडीपी के, हालांकि उनकी जीडीपी बहुत है, हमारी जीडीपी जो है वो बहुत सारी डॉक्यूमेंटेड भी रही हैं, फिर भी हमारे कर्जे कम है। लेकिन जब हम दूसरी साइड पे जाके देखते हैं कि हम अपने टैक्स की इसका कितना पैसा डेट सर्विसिंग में दे रहे हैं, तो हम तकरीबन 45% दे रहे हैं और वो 5% से भी नीचे दे रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स को बिल्कुल कम किया हुआ है। और ये अजीब सी बात है कि हम मदीने की रियासत के हमारे वज़ीर आज़म साहब बात कर रहे हैं, लेकिन हमने इंटरेस्ट रेट 7%, पहले 13% पे भी ले गए थे, और डेवलप कंट्रीज ने अपना रेट बिल्कुल कम कर दिया है। यानी तकरीबन इस वक्त, यानी कोरोना से पहले 1.5-2% एवरेज रेट था, और अब डेवलप कंट्रीज़ का जो इफेक्टिव रेट है वो तकरीबन 0% है। जापान तो पहले 0 था, अमेरिका और यूरोप ने इस वक्त 0 कर दिया है, तो आप 0 रेट के ऊपर जो है वो हो रहा है। उसकी वजह से जो भी उनके कर्जे हैं उस पर उनकी कॉस्ट नहीं आ रही है। तो ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि हम जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा के हम मतलब गवर्नमेंट की जो भी रिसोर्सेज है वो हम ख़त्म कर देते हैं, और उन रिसोर्सेज को जो अच्छी जगहों पर यूज़ होना चाहिए, गरीबों के लिए यूज़ होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ होना चाहिए, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, वो सारे पैसे इंटरेस्ट में चले जाते हैं। ये आप देखिए कि दुनिया के जो मोस्ट इंडेटेड कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर 2017 में कितने बढ़ गए हैं। जापान का जो टोटल डेट है वो 238% है अपनी जीडीपी का, ग्रीस का 182% है, जबकि पाकिस्तान का अभी भी, हालांकि 2017 की पोजीशन है, पाकिस्तान का अभी भी 85%, 85% जो है वो कर्जा है। तो कर्जे हमारा बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑल्दो कि हमें फॉरेन डेट के हवाले से परेशान होना चाहिए, इसलिए कि फॉरेन डेट जो है वो आपकी जो है वो उसमें आपको करेंसी रिस्क भी आ जाते हैं और भी मसले आते हैं, लेकिन ओवरऑल डेट उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब आप ये अच्छा ये आप देखिए कि यूएस का के जो डेट है, यानी जो उनका बैंकों से डेट लिया हुआ है, वो इतना बढ़ गया है पिछले दिनों में कि अब उनकी इस कोविड के बाद उनकी इकनॉमी 19.5 ट्रिलियन की है, और उनका कर्जा जो है वो 27 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। तो अपनी जीडीपी को भी क्रॉस कर रहे हैं उस पब्लिक डेट के अंदर। तो हम यहाँ बात समझाने की कोशिश कर रहा था मैं कि जी हमारा डेट ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कि पीछे कर लें थोड़ा सा, हाँ, ये स्लाइड इसमें ये मालूम चल रहा है कि हम जो अपने गवर्नमेंट स्पेंडिंग है रेवेन्यू के हवाले से, वो हम सबसे नीचे आ रहे हैं। 45% जो हमारा रेवेन्यू होता है वो हम टैक्स वो उसमें दे देते हैं डेट सर्विसिंग के अंदर, और उसके बाद जो है जब आप ये काम कर रहे हो तो उसके बाद आपके पास कुछ ऐसी चीज़ के लिए नहीं बचता कि आप डेवलप कर सकें, आप ग्रोथ के लिए कर सकें, आप अपने गरीबों के लिए कर सकें। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि स्टेट बैंक के लिए कि अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम करें, और इंटरेस्ट रेट कम करके, पहले तो ये बात होती थी कि भाई ये इंटरेस्ट रेट कैसे ज़ीरो कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, निज़ाम कैसे चलेगा। इस वक्त पोजीशन ये है कि दुनिया में सारे एडवांस कंट्रीज ने ज़ीरो किया हुआ है, ज़ीरो नहीं किया हुआ तो चाइना ने किया हुआ है। आप कम से कम 7% से आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कम तो करें उसको, जितना आप कम करेंगे 1% कम करने पे गवर्नमेंट के 150 से 200 बिलियन रुपए बचते हैं। 1% कम करें आप, 1% और 200 बिलियन कितनी बड़ी रकम है, जितना हम पूरी गवर्नमेंट इतने बात करिए कि हम एहसास प्रोग्राम चला रहे हैं, पूरे एहसास प्रोग्राम का जो बजट है वो $200 बिलियन रुपए है। तो अगर आपने 1% कम करते हैं तो आपको इतना वो फ़ायदा होता है। हम लगे हुए हैं, पूरा मीडिया, पूरा मुल्क लगा हुआ है कि भाई इन्फ्लेशन टारगेट कर लें, और इन्फ्लेशन टारगेट करने के लिए इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रखें। ना इन्फ्लेशन कंट्रोल हो पा रहा है, और गवर्नमेंट के पास जो पैसे आने चाहिए वो आ भी नहीं रहे। गवर्नमेंट इन चीज़ों से कितने काम कर सकती है, वो इंटरेस्ट में पे कर रही है। अच्छा, एक वजह तो हम ये कहते हैं कि जी इससे जो है वो इंटरेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी वजह ये बताते हैं कि जी हम आगे नहीं जा रहा, दूसरी वजह ये बताते हैं कि जब हम ये इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रखते हैं तो उससे हॉट मनी आती है, और उससे हमारा करंट अकाउंट जो है वो बैलेंस हो जाता है, हमारा एक्सचेंज रेट थोड़ा सा कंट्रोल होता है। लेकिन ये मैंने आपको पहले से बात बताई है, हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपका अगर करेंसी थोड़ी सी गिर जाए
उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि उससे आपके एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होता है, उससे आपके बैरून मुल्क लोगों को फ़ायदा होता है, इंपोर्ट्स कर्टेल होती हैं। और हमने ये देखा पिछले दिनों में कि जब आपकी करेंसी 110 से 2-3 सालों के अंदर 150-60 पे आई, तो आपका जो करंट अकाउंट जो तकरीबन $2 बिलियन पे था वो पॉजिटिव में आ गया। तो ये दोनों जो वजूहात बनाते हैं स्टेट बैंक कि भाई हमने इंटरेस्ट रेट इसलिए रखा हुआ है, वो दोनों वजूहात जो है वो ठीक नहीं है। और ये बहरहाल ये बड़ा ज़रूरी है कि इंटरेस्ट रेट को आप जो है वो कम करें। तो आखिर में जो मैं अपना इस प्रेजेंटेशन को ख़त्म करते हुए जो मैं अपना कंक्लूजन देना चाह रहा हूँ, पहली बात तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम तकरीबन 43% जो है जो हम अपना टैक्स रेवेन्यू इंटरेस्ट में दे रहे हैं उसको ग्रेजुअली कम करना चाहिए। और अगर हम ये 4-5% कम करके हम और अपने जो रीजन के करीब ले आए, इंडिया में ख़ाली 3% है आसपास की रीजन में, अगर हम 4-5% भी कम कर दें तो तकरीबन हम 2000 बिलियन रुपए जो है वो बचा सकते हैं। और ये 2000 बिलियन रुपए इतनी बड़ी रकम है कि आप पूरा पाकिस्तान के डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को डबल कर सकते हैं। जो आप एहसास प्रोग्राम में अभी कितना दे रहे हैं, हम एहसास प्रोग्राम में मेरे ख्याल महीने में 2000 दे रहे हैं 70 लाख फैमिलीज़ को, तो ये तकरीबन आप समझिए 10 गुना बढ़ सकता है। और जब आप उन लोगों को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा के देंगे तो आप ये सोचिए कि वो लोग के जो 1/3 लोग ऐसे हैं कि जिनके पास ना खाने को है, ना पीने को है, ना उनके पास सेहत की सहूलियात है। और जब तक वो उन लोगों को आप चीज़ें नहीं देंगे तो आपकी GDP कैसे तरक्की कर सकती है? क्योंकि 35% लोग तो ऐसे हैं वो लोग कि वो तो डिमांड ही नहीं कर पा रहे, वो चीज़ें खरीद ही नहीं पा रहे, तो आपकी GDP कैसे बढ़ेगी? दूसरी बात ये कि ऐसा ये माशरा भी बड़ा अनस्टेबल है कि जहाँ पे लोग इतनी बड़ी तादाद में जो है खाने पीने को ना हो और वो माशरा चल रहा हो। यानी दूसरी दुनिया के दूसरे ममालिक में तो ये है कि कम से कम उनके पास सेहत की फैसिलिटीज़ हैं, उनके बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, बेसिक चीज़ें उनके पास मौजूद हैं। हालांकि गुर्बत अमेरिका में भी होगी, गुर्बत और जगहों पर भी होगी, लेकिन ये कि ऐसी गुर्बत नहीं है कि आप गैर इंसानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि हम यानी उन लोग हम एक लॉस्ट जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरे और तीसरी जो सबसे अहम चीज़ है जो हमें देखना चाहिए कि अखलाकी और मजहबी तौर पे हम बक़िया सारी बातें करते हैं, छोटी छोटी बातों पे वो कर रहे होते हैं, लेकिन मैं ख्याल है हम पे सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी इन लोगों की है कि आपके माशरे में 35% ऐसे लोग हैं कि जो जिनके पास इनकी बुनियादी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही। तो सोचिए कि अगर आप इंटरेस्ट रेट को कम करें और कम करके ये पैसा जो है वो डाइवर्ट करें टूवर्ड्स उन गरीब लोगों के, तो न सिर्फ आपकी डिमांड बढ़ेगी और बल्कि आपकी पूरी इकनॉमी जो है वो तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। उसके मैंने आपको बताया कि एहसास प्रोग्राम को आप 10 टाइम बढ़ा सकते हैं। आप सोचिए अगर हर फैमिली को एक महीने में 20,000 रुपये मिल रहे हो, आप उनके बच्चों को एजुकेशन दे रहे हो, तो 3 से 4 साल के अंदर आप गुर्बत ख़त्म कर सकते हैं। ये बात हमने कर ली कि जो जस्टिफिकेशन दी जा रही है इन्फ्लेशन की वो दोनों चीज़ें गलत हैं। तो एक काम तो स्टेट बैंक के करने का है, वो ये है कि ग्रेजुअली पूरी दुनिया में सेंट्रल बैंक अपने रेट कम कर रहे हैं, आप इन लोगों को चाहिए कि ग्रेजुअली कम करें कोई, और आहिस्ता आहिस्ता आप उसको 1% के नीचे ले आएँ। और फिर जिस तरह से पूरी दुनिया में एडवांस कंट्रीज़ में चल रहा है उस तरीके से अपनी पॉलिसी रखें, उसको बार बार हिलाएं ना। क्योंकि मसला ये कि इकनॉमी क्यों नहीं तरक्की कर रही, उसकी वजह ये कि हर वक्त ये खतरा रहता है कि स्टेट बैंक बढ़ाना दे रेट। यानी आदम स्मिथ ने बड़ी अच्छी बात की थी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टैक्सेशन और बाकी चीज़ों में ये है कि कंसिस्टेंसी हो। यहाँ हर 2 महीने पे एक नया रेट वो हो रहा होता है, तो आप एक दफ़ा रेट कम करें, क्योंकि इकोनॉमिस्ट अभी तक इस बात पे तय नहीं कर सके। जो भी काम वो करते हैं जब वो रेट कम करते हैं, आधे लोग कहते हैं सही किया, आधे लोग कहते हैं गलत किया। तो जो कुरान में बताया गया है कि भाई सूद आपके पूरे इकनॉमी से बरकत को निकाल देता है, तो जब ये एक इल्हामी बात है या अल्लाह ताला की तरफ से बात है तो आपको इसको कम करना चाहिए। दुनिया में कम हो रहा है, आप भी कम करें। गवर्नमेंट का करने का काम यह है कि जो गवर्नमेंट के साथ है कि जी वो एक ऐसा निज़ाम नाफिज करे जहाँ पे अमीरों से ज़कात या वेल्थ टैक्स लिया जाए उनकी वेल्थ के ऊपर, और उस वेल्थ को जो है वो जाके गरीबों में उसको खर्च किया जाए, ताकि पूरी इकनॉमी के अंदर जो सबसे अहम काम है कि जी आप यानी आपकी इकनॉमी के अंदर जो इनइक्वालिटी हो रही है वो रिमूव हो, उन लोगों से आप कुछ काम कराएं ताकि प्रोडक्टिव भी हों वो। हमारा माशरा भी अजीब है कि हम एक तरफ कह रहे हैं कि हज़ारों लोग करोड़ों लोग बेरोज़गार हैं और एक तरफ बेशुमार लोग जो है वो यानी बेशुमार लोग बेकार पड़े हुए हैं, और एक तरफ हम कह रहे हैं कि जी हमारे पास उनको देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो हमारा फाइनेंशियल निज़ाम ऐसा है कि जिसमें दौलत कंसंट्रेट हो रही है और गरीब से गरीब तर हो रहा है। तो दूसरी गवर्नमेंट का करने का काम यह है कि वो अमीरों से वेल्थ टैक्स ले, ज़कात का निज़ाम नाफिज करे, और अगर वो नाफिज करके इस पैसे को डाइवर्ट कर दे गरीबों की तरफ, तो ये दोनों काम कि आपने इंटरेस्ट से आपने 2000 बिलियन बचाए। अगर आप ज़कात, पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त ये है कि पाकिस्तान की जो GDP है वो तकरीबन 40 ट्रिलियन की GDP है रुपीज़ के अंदर, और GDP टू वेल्थ रेशो होता है वो जनरली 4 से 5 गुना होता है। तो हमारी अगर वेल्थ है तकरीबन अपने 200 बिलियन
और किसी भी इकनॉमी के अंदर नॉर्मली जो 80% दौलत होती है वो 20% लोगों के पास जमा होती है। तो अगर आप उस दौलत के ऊपर आपने ज़कात वेल्थ टैक्स लगाया 2.5% से, तो हम तकरीबन 2 से 2.5 ट्रिलियन जो है रुपए जमा कर सकते हैं, जो इंडिविजुअल टैक्सेशन के मुकाबले में अगेन 10 गुना ज़्यादा है। तो एक तरफ आपने इंटरेस्ट कम करके पैसे निकाले, एक तरफ आपने जो है वो वेल्थ टैक्स अमीनों पे लगा के जो है वो पैसे किए, और इस पैसे को अगर आपने सही डाइवर्ट हमने कर लिया तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की शाहराह पे एक अच्छी हम मुआशरा बना सकते हैं, एक अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं, और इस गुर्बत की जो पोजीशन है उसको ख़त्म कर सकते हैं। थैंक यू जी।